बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 10 प्राइसिंग ऑफ सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बाय फिलिप कॉटलर। लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की उसमें हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि व्हाट प्राइस इज़, और हमने कहा कि ये वो अमाउंट होती है जो चार्ज की जाती है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। इसके बाद हमने मेजर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और हमने एज अ ब्रीफ व्यू लिया कि हमारे पास 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज आती हैं, जिसमें कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बन जाती है। जब कॉस्ट को कंसिडर करते हैं तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, और कंपटीशन को कंसिडर करते हैं तो कंपैटिटिव बेस्ड प्राइसिंग आ जाती है। सो ये तो हमारा लास्ट लेक्चर था। अभी के लेक्चर में हम बात करेंगे कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग और कंपैटिटिव प्राइसिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट इज कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग? वैल्यू किसको कहते हैं? वैल्यू, चलें अगर हम सादा ज़ुबान में बात करें तो ये वो फ़ायदा है जो कस्टमर अपने माइंड में कंसिडर करता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते वक्त कि उसको उसका क्या बेनिफिट हासिल हो रहा है। अगर बुकिश डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं तो बुकिश डेफिनेशन हमें कहता है कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू रादर देन ऑन द सेलर्स कॉस्ट। हमने लास्ट लेक्चर में कॉस्ट बेस्ड और वैल्यू बेस्ड दोनों को देखा था। तो ये वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का एक बेसिक फिनोमेना ये है कि ये कंसिडर करता है कि कस्टमर इस प्रोडक्ट को क्या रेट करेगा और इस प्रोडक्ट के लिए यानी जो वैल्यू वो कंसिडर कर रहा है कि ये प्रोडक्ट हमें कितना फ़ायदा दे सकती है, उसकी बेस के ऊपर कितने पैसे देने को तैयार है। ये पैसे एक हमारे लिए सीलिंग बना देते हैं, एक फ्लोर सेट कर देते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम प्राइस कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा अगर हम प्राइस रखेंगे तो कस्टमर उसको फ़ायदामंद महसूस नहीं कर रहा, सो ही विल नॉट बी विलिंग टू पे, तो हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं होंगी। सो कस्टमर्स बेसिकली डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारे लिए इस प्रोडक्ट के कितने पैसे। अब इट्स नॉट अ वेरी सिंपल डिसीजन कि जी अगर जो कस्टमर दे रहा है हम वो रखेंगे और उसी प्राइस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवा देंगे। इट्स मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। जब कस्टमर्स बाय करता है किसी भी प्रोडक्ट को तो वो एक्सचेंज कर रहा होता है बेसिकली, दैट इज़ ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू। तो मेरे लिए इस वक्त जो मेरे पास मनी है वो मेरे पास वैल्यू है। टू गेट समथिंग ऑफ द वैल्यू मीन्स ये एक्सचेंज का रिलेशनशिप क्या है कि मैंने पैसे दिए और मैंने मोबाइल ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक एक्सचेंज हो गया, प्राइस अगेंस्ट द मोबाइल। सो जो हमारे पास मोस्ट इफ़ेक्टिव कस्टमर ओरिएंटेड प्राइसिंग है वो अंडरस्टैंड करती है कि किस हद तक कंज्यूमर प्लेस करता है वैल्यू को ऑन द बेनिफिट्स दैट दे आर रिसीविंग फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विस। सो कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में यूजर्स या बायर्स उनसे हैं वो परसेप्शन ऑफ वैल्यू बना रहे होते हैं, नॉट द सेलर्स ऑफ कॉस्ट। उसको उस तरह से कंसिडर नहीं किया जाता। सो ये की प्राइसिंग हमारे पास एक मेथड आ जाता है। सो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलें पहले इससे कि हम इसके ऊपर और बात करें, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को और फिर दोबारा से इसके ऊपर वापस आ जाएंगे और इसकी डिटेल कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो जब तक हम दोनों को नहीं समझते उस वक्त तक कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। सो व्हाट इज़ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग? कॉस्ट हम किसको कहते हैं जी? हमारे पास 2 किस्म की कॉस्ट किसको कहते हैं जी? खर्चा, बुनियादी तौर पे कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने पे क्या मटेरियल लगा, उसके ऊपर मजदूरी कितनी आई, मशीनरी कितनी थी, इक्विपमेंट कितनी थी, ओवरहेड चार्जेस क्या थे, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हमारे पास आती हैं, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज कॉस्ट। सो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग बेसिकली किसके ऊपर बेस कर रही होती है? दैट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, कि जो खर्चा उस प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है वो हमें क्या देता है, एक फ्लोर प्रोवाइड कर देता है कि यार फॉर इंस्टेंस अगर हम चाह रहे हैं ये चीज़ रखना, तो ये देखें यहाँ से लेकर हमारा चलें ऐसे ही कर लेते हैं, ये तो हमारा खर्चा हो गया। इसका मतलब है जहाँ तक ये हमारा खर्चा है इससे कम अगर हम प्राइस रखेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे कहीं ऊपर ही हमें प्राइस रखनी है, ये हो सकती है या ये हो सकती है, व्हाटएवर। ये बेसिक एक कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट नज़र आता है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को मेजर करती है और उसको एज अ बेस बनाती है, उसके ऊपर एक मार्कअप ऐड करके कि इतना प्रॉफिट वो जनरेट करना चाहते हैं, उसकी बुनियाद पे वो प्राइस को सेट कर देते हैं। फर्दर इस मैकेनिज्म को समझना हमारे लिए है कि हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स। ये हमारे पास क्या होती हैं जी? सबसे पहले फिक्स कॉस्ट होती है,
फिर इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट होती है और इन दोनों को हम बनाते हैं इकट्ठा करके टोटल कॉस्ट. व्हाट आर द फिक्स कॉस्ट? इसको हम ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं. पहले सबसे इसको देख लेते हैं जी. व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद प्रोडक्शन और सेल्स लेवल. यानी फिक्स कॉस्ट है वो जो फिक्स रहती है. जैसे मैंने लैंड जो एक्वायर किया है, मुझे लैंड का खर्चा, चले रेंट कह लें, वो तो देना ही देना है, चाहे मेरी फैक्ट्री बंद है या चल रही है. उसके ऊपर जो परमानेंट स्टाफ है, चाहे काम हो रहा है ज़्यादा या नहीं हो पा रहा, लेकिन हमें उसके पैसे देने हैं. उसके ऊपर जो मीटर मैंने लगाया हुआ है उसके पैसे मैंने देने हैं. सो इसका मतलब ये वो कॉस्ट होती हैं जो वेरी नहीं करती विद द प्रोडक्शन और सेल्स लेवल. जैसे एक कंपनी के बिल्स हो गए, रेंट हो गया, उसका इंटरेस्ट रेट हो गया, एग्जेक्टिव की सैलरीज हो गई, ये तमाम चीज़ें फिक्स कॉस्ट में आ जाती हैं. दूसरी कैटेगरी इसकी बनती है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट. जैसे नाम से जाहिर है कि ये कॉस्ट वेरी करती है. जैसे अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. सो वेरिएबल कॉस्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. जैसे मैंने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया तो मेरा रॉ मटेरियल भी ज़्यादा लगा, मेरी मजदूरी भी ज़्यादा लगी, बिजली भी ज़्यादा लगी. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम कहते हैं जी कंप्यूटर चिप्स, वायर्स, प्लास्टिक, पैकेजिंग एंड अदर इनपुट्स, ये तमाम वेरिएबल कॉस्ट में आ जाते हैं. तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो उसका फार्मूला पहले लिखते हैं कि ये होता है जी टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. ये बेसिक फार्मूला है. टोटल कॉस्ट क्या है? दैट इंक्लूड्स ऑल द फिक्स कॉस्ट एंड ऑल द वेरिएबल कॉस्ट. सो ये हमारे पास एक कॉस्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आगे जो कि बेस प्रोवाइड करती है किसकी? कॉस्ट बेस प्राइसिंग की. सो अब इसको वापस चलते हैं. हमने दो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को पढ़ लिया और अंडरस्टैंड भी कर लिया कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग किसके ऊपर बेस करती है? कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू, कि वो क्या विलिंग है पे करने के लिए. अब ये हमारे सामने ये जो एक बेसिकली डायग्राम नजर आ रही है, दिस इज ए कंपैरिजन ऑफ बोथ, जिसके लिए मैंने आपको दोनों बता दी. अब देखते हैं जी यहाँ पर पहला एलिमेंट जो हमें नजर आ रहा है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में, डिजाइन अ गुड प्रोडक्ट. हमने प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, बना ली. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में हमने कहां से शुरू किया? असेस कस्टमर नीड्स एंड वैल्यू परसेप्शन. कस्टमर की नीड को असेस किया और वो ये देखते हैं कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट को क्या वैल्यू दे रहा है. ये पहला स्टेप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का आ गया. दूसरे स्टेप पे चलते हैं. कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के दूसरे स्टेप में हमने प्रोडक्ट कॉस्ट को डिटरमाइन किया है, लेकिन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में हमने सेट की है टारगेट प्राइस टू मैच कस्टमर परसीव्ड वैल्यू. यानी फर्ज करें जी अगर किसी भी प्रोडक्ट की कस्टमर वैल्यू 12 रुपये बनती है, प्लस 7 इज द मार्कअप दैट इज इक्वल टू 17 रुपीज़, तो ये 17 रुपये हमने एक टारगेट प्राइस सेट कर दी जो कि कस्टमर विलिंग है किसको देने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन को पे करने के लिए. यानी कस्टमर क्या समझता है कि एज अ होल मैं अगर इस प्रोडक्ट के 17 रुपये पे करता हूँ विद द काइंड ऑफ बेनिफिट्स दैट दिस प्रोडक्ट इज ऑफरिंग, तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल मुनासिब है. जैसे हम वो अमूमन नहीं कहते कि यार सुजुकी देखो ना चीज़ां तो नहीं लगियां, टीन डब्बा लगे है तो प्लास्टिक देखो किंदा लाया पर कीमत जी 11 लाख 10 लाख रखी है. तो हम क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली ये वैल्यू कंसिडर कर रहे होते हैं कि यार इस मटेरियल इन चीज़ों के साथ 10 लाख की गाड़ी नहीं बनती. तीसरा स्टेप जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का आता है वो क्या है जी? सेट प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट. यहाँ तक आपने कॉस्ट डिटरमाइन कर ली, ठीक है. यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट निकल आई होती है, दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट और सेट प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट. यहाँ पर आप क्या करते हैं जी? 10 रुपये आपकी कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट प्लस मार्कअप प्लस 5. फॉर इंस्टेंस मैंने मार्कअप रखा इज इक्वल टू 15, तो 15 रुपीज़ आपने प्राइस सेट कर दी. सो अब आप क्या कर रहे होते हैं? वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में थर्ड स्टेप के ऊपर डिटरमाइन कॉस्ट दैट कैन बी इनकर्ड. अगर ये हमारे पास 17 रुपये थी जो कस्टमर विलिंग है पे करने को, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 12 रुपये खर्च कर सकते हैं इसके ऊपर. तो हम वो कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं जो कि हमारे हाथ में है, जिसको हम इनकर कर सकते हैं. और चौथे स्टेप में हमारे पास क्या आ गया? कन्विंस बायर्स ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू. यानी फिर हम जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है उसमें उस प्राइस के ऊपर कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि ये प्राइस उसके लिए मुनासिब एंड ही शुड परचेज मोर एंड मोर ऑफ आवर प्रोडक्ट. और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में डिज़ाइन प्रोडक्ट्स और डिलीवर डिज़ाइंड वैल्यू एट टारगेट प्राइस. ये देखें कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में ये पहला स्टेप था, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में ये लास्ट स्टेप है.
डिटरमाइन प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पर दूसरा स्टेप बनता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड स्टेप ये ऊपर आता है. सो दिस इज हाउ बोथ द मेथड्स आर डिफरेंट. सो विच एवर मेथड इज सूटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो इस मेथड को अपना सकती है उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए. सो ये इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी. अब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में हमारे पास जो फर्दर जो एक अंडरस्टैंडिंग नज़र आती है, बिकॉज द डायनेमिक एनवायरनमेंट, तो वहाँ पर कस्टमर क्योंकि चेंज हो रहा है, उसकी नीड्स एंड वांट्स चेंज हो रही है, उसकी परसेप्शन ऑफ वैल्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ वो भी चेंज होती हुई नज़र आती है. तो हमारे पास डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं जो वैल्यू बेस्ड के बीच में आती हैं. ठीक है, अभी देखते हैं कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की फर्दर इसमें दो हमारे पास स्ट्रैटेजीज जो नज़र आती हैं. पहली है जी, इसको हम कहते हैं गुड वैल्यू प्राइसिंग. गुड वैल्यू प्राइसिंग ऑफरिंग द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड गुड सर्विसेज एट अ फेयर प्राइस. जो इकोनॉमिक इवेंट्स रिसेंटली आपको इधर उधर नज़र आ रहे हैं, वो शिफ्ट कॉज कर रहे हैं कस्टमर के एटीट्यूड में टुवर्ड्स द प्राइस एंड क्वालिटी. आगे ये कंसिडर होता था कि ज़्यादा प्राइस है तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आता है. सो बहुत सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने चेंज किया है इन प्राइसेस अप्रोचेस को, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक, कंज्यूमर की प्राइस परसेप्शन के मुताबिक इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करें. सो मार्केटर्स ने क्या अडॉप्ट किया, इसको कहा उन्होंने गुड वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. तो राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, कि जो क्वालिटी हमें प्रोडक्ट में चाहिए जो कस्टमर को वैल्यू भी करेगा, और उसके साथ एक अच्छी सर्विस को ऐड कर देना और उसकी एक मुनासिब कीमत रख देना. सो मैनी केसेस आपको नज़र आते हैं कि आप लेस एक्सपेंसिव वर्जन्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम्स आप क्रिएट कर देते हो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस, जो टफ सिचुएशंस हैं उसको मीट करने के लिए. जैसे आपको मैकडॉनल्ड्स के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं, दैट इज़ वेयर कॉल्ड एज वैल्यू मील. गुड वैल्यू मील्स भी वो कह रहे होते हैं कि ये वो इकोनॉमी भी उसमें है और उसमें हमें जो वो क्वालिटी और वो चीज़ें हम चाह रहे हैं वो भी हमें मिलता हुआ नज़र आता है. देन हमारे पास जैसे इसकी एग्जांपल थोड़ी सी हम क्रिएट कर लेते हैं एयरलाइंस के हवाले से, कि हम अगर वो क्या कहते हैं इसको, हम फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, सेकंड क्लास की या इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी में बेसिक आपको ट्रैवल तो मिल रहा है लेकिन उसके बाद वो लग्जरी नहीं मिल रही. तो एटलीस्ट यू आर फाइंडिंग व्हाट गुड वैल्यू, कि आपने ट्रैवल भी कर लिया और उसके बाद गुड इनफ सर्विसेज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार होते हो. देन हमारे पास है इसी में दूसरा तरीक़ेकार, इसको कहते हैं हम वैल्यू एडेड प्राइसिंग. वैल्यू एडिशन यानी इसमें एक एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर देना, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज वैल्यू एडेड प्राइसिंग. अब प्राइस आप कैसे सेट कर रहे हो कि जी सिंपली इट्स नॉट कि आप चार्ज कर रहे हैं कस्टमर्स को कि जो वो देना चाह रहे हैं और लो प्राइस आपने चार्ज कर दी कंपटीशन को मीट करने के लिए. नहीं, आप कंपनी के तौर पे क्या अडॉप्ट करते हो, वैल्यू एडेड प्राइसिंग को अडॉप्ट करते हो, जिसमें आप स्ट्रैटेजीज ऐसे लगा रहे हो कि आप प्राइस को कट करने की बजाय कि आप कंपेटिटर्स को मैच करो, आप क्या करते हो, आप वैल्यू अटैच कर देते हो, वैल्यू एडेड फीचर्स ऐड कर देते हो प्रोडक्ट्स के साथ, जिसकी बेस के ऊपर आप हायर प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं. यहाँ पे एक हमारे सामने एग्जांपल है, दिस इज़ वन एग्जांपल के उस पर ताजमहल बना हुआ है, डिफरेंट कलर्स आ गए, डिफरेंट डिज़ाइंस आ गए. सो डिफरेंट कलर्स एंड डिज़ाइंस, ये बेसिकली एक एग्जांपल, आप इसको ज़रूर रीड आउट कीजिएगा. स्टैग अम्ब्रेला ब्रांड जो थी, उन्होंने चीप जो ब्रांड्स थी उसको कम्पीट करना था. अब चाइना की ब्रांड्स दे वर अवेलेबल, लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली अपनी ऐसी अम्ब्रेला ब्रांड्स लॉन्च की जिसमें फंकी डिज़ाइंस थे जो किसी और ब्रांड में अवेलेबल नहीं है, कूल कलर्स थे, वैल्यू एडेड फीचर्स उनको मिले, और दे सोल्ड देम एट इवन हायर प्राइस. तो दिस इज़ वे, जैसे फॉर इंस्टेंस आपको नज़र आता है ना वैल्यू एडिशन, अगर आप पिज़्ज़ा लेते हैं और पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग चेंज करते हैं, चेंज करते हैं, तो वही पिज़्ज़ा आपका किसी एक प्राइस से किसी बिल्कुल इंटायरली दूसरी प्राइस में चला जाता है. दिस इज़ वेरी व्हेन एवर यू आर एडिंग वैल्यू, तो उसके साथ साथ ये प्राइसेस भी आपको चेंज होती हुई नज़र आती हैं. सो ये थे हमारे पास जनाब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. अभी के लिए हम जो थर्ड अपनी अप्रोच है दैट इज़ कंसिडर्ड एज
और इसमें चलें ऐसे करते हैं, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग को हम अगले लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं और इसमें हम जो डिफरेंट कॉस्ट के हमने देखे थे उसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को देख लेते हैं। सो कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन हमारी डिफर करती हैं। जैसे हमारे पास अगर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर ये आ रहा है तो हमारी कॉस्ट फ़र्क होगी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन ये आ रहा है तो कॉस्ट फ़र्क होगी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन ये आ रहा है तो कॉस्ट फ़र्क होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये थोड़ा सा अगर मुश्किल हो जाए तो चलें, खैर इकोनॉमी यानी हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि वो ऑप्टिमाइज्ड कॉम्बिनेशन हासिल करें जहाँ पे कम से कम कॉस्ट हमारी आए, प्रोडक्शन का वो लेवल हम हासिल करने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, कॉस्ट बिहेवियर इन अ फिक्स साइज प्लांट, कॉस्ट बिहेवियर ओवर डिफरेंट साइज प्लांट्स, जहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 और ये डिफरेंट शार्ट के कर्व्स नज़र आ रहे हैं। जो 1000 फॉर इंस्टेंस यूनिट पे आपको ये प्राइस मिल रही है, 2000 पे ये मिल रही है, 3000 पे ये मिल रही है और 4000 के ऊपर ये मिल रही है। तो लॉन्ग रन में आपका एवरेज कॉस्ट जो सी है वो आपको ये बेयर करनी पड़ रही है। तो ये कुछ एनालिसिस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस कंसिडर करती हैं, ठीक है। सो इसी के हवाले से एक हल्का सा कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस कर्व का। एक्सपीरियंस कर्व किसको कहते हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपसे कहता हूँ फुटबॉल सीओ, आपको इतना अच्छा सीना नहीं आता, आप फुटबॉल सी देते हो, उतना अच्छा नहीं सिलता, लेकिन दूसरा फुटबॉल आपका 1 दिन में सिल जाता है, पहला 3 दिन में सिला था, तीसरा आपका 20 घंटे में, चौथा आपका 16 घंटे में। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है आपके लिए फुटबॉल सीना आसान, उस पर सफाई भी ज़्यादा आ जाती है और उसके साथ साथ आपका टाइम भी कम लगता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस इफेक्ट। सो लर्निंग कर्व ये कहता है कि एवरेज पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपकी है वो जो प्रोडक्शन एक्सपीरियंस है उसके साथ क्या होती जाती है? कम से कम होती है। उसी की बेस के ऊपर आप जो प्राइस कर सकते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताई थी, इसी एग्जाम्पल से भी साथ देख लेते हैं जी। वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड यूनिट्स टू सेल है। सिंपल सी बात जो हमने पहले डिस्कस की है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और उसी की बेस के ऊपर हम कितने यूनिट सेल कर सकते हैं। सो यूनिट कॉस्ट हम निकालने जा रहे हैं, दैट विल ऐड वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द यूनिट ऑफ सेल्स। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी करेगी, ठीक है, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, जितने भी यूनिट हमने एक्सपेक्ट किए हैं उसके ऊपर तो हमने उसको डिवाइड कर लिया। 10 प्लस जो भी हमारे पास 30,000 या 3 लाख वट एवर फिक्स कॉस्ट थी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल टू द प्राइस। अब हमारे सामने प्राइस में कह रहा हूं, दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट। नाउ सपोज द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू अर्न अ 20% मार्कअप, जो मैंने अभी कहा था। तो फॉर इंस्टेंस मार्कअप प्राइस क्या है? यूनिट कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिजायर्ड रिटर्न ऑन सेल। तो ये 20% 0.2 हमारा बना, $16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2, तो ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 220 आ गया। तो 16 इज द कॉस्ट प्लस 4 इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हम अर्न करना चाह रहे हैं, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया जी? टोटल प्राइस $20 आ गई। इसके अलावा हमारे पास जी ब्रेक इवन एनालिसिस एंड टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग भी आती है। ब्रेक इवन एनालिसिस किसको हम कहते हैं? कि हमारे पास 2 किस्म की कॉस्ट थी, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट थी, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट थी, ठीक है। इन दोनों को जमा करते हो तो ये टोटल कॉस्ट बन जाती है, ठीक है जी। ये हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गई? ये टोटल कॉस्ट बन रही है विच इंक्लूड्स ऑल द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारे पास रेवेन्यू का बन गया। ये जो प्राइस हमारे पास वसूल हो रही है, जहाँ पे ये इसको कट करता है वो हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है, जहाँ पे हमारे खर्चे और हमारे यानी खर्चा मीन्स है कॉस्ट, एक्सपेंस, वो और प्रॉफिट्स आपस में बराबर होते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ब्रेक इवन वॉल्यूम। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है जिसकी बेस के ऊपर हम करते हैं कि हमने कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, उसके बाद हमारी ब्रेक इवन कितना आता है, और उसी की बेस के ऊपर हम प्राइस को सेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने अभी डायग्राम आपके लिए अपने हाथ से ड्रॉ की थी, दिस इज एन एग्जांपल ब्रेक इवन चार्ट, जहाँ पे हमारे पास ये फिक्स कॉस्ट आ गई, ये टोटल कॉस्ट आ गई, ये जो कर्व है हमारे पास, ये टोटल कॉस्ट आ गई, ये टोटल रेवेन्यू आ गया, और ये हमारा क्या था? ये दिस इज द ब्रेक इवन
पॉइंट। सो उसके सारे एनालिसिस भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप देखते हो कि कितने यूनिट्स के ऊपर क्या आपकी कॉस्ट आ रही है, जिसकी बेस के ऊपर आपका ब्रेक इवन क्या बनता हुआ दिखाई देता है। सो अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, और इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिगार्डिंग द टू types of pricing strategies, that is, one is called as value based pricing or second one is called as cost based pricing, so you can ask in the comment sections and definitely would love to answer those. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.